हेलो स्टूडेंट्स, अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड उसमें हम लोगों ने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मोमेंटम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ये दोनों लॉज के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट थर्ड लॉ न्यूटन की आती है, जिसको सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं और कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। और ये लॉ ऐसी लॉ है जो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं इसके स्टेटमेंट से पहले यहाँ पर अगर मैंने मार्कर लिया, मार्कर को अपने हाथ पर रखा, हैंड पर रख दिया, आप देख रहे हो मार्कर रखा है, यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है? इस मार्कर ने मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगाया नीचे की ओर। दिस बोर्ड मार्कर अप्लाई ए फोर्स ऑन माई हैंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलर वे में क्या हो रहा है कि मेरा जो हाथ है ना, ये हाथ, माई हैंड अप्लाइज अनदर फोर्स ऑन दिस मार्कर इन अपवर्ड डायरेक्शन। मार्कर ने किधर लगाया? नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। मेरे हाथ ने मार्कर के ऊपर किधर लगाया? अपवर्ड। कुल मिलाकर कितने फोर्स हुए? पेयर में आए, देखिए 2 फोर्स हुए, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं किया, सिंगल फोर्स नहीं आया, 2 फोर्स आए। एक ने हाथ पे लगाया, हाथ ने मार्कर पे लगाया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का एग्जांपल, सेम एग्जांपल है। अब की बार मैं ले देता हूँ डस्टर लिया, सेम इसी तरह से। अब आप देख रहे हो बेटा डस्टर में क्या हो रहा है, डस्टर ने मेरे हाथ पर फोर्स लगाया वर्टिकली डाउनवर्ड, और हाथ ने लगाया डस्टर के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड। अगेन सेम पॉइंट कि ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, इसलिए ये रुका हुआ है। ध्यान देना, ये क्या है, मेरा हाथ यहीं पे फिक्स है, हाथ फिक्स हो गया। डस्टर ने हाथ पर फोर्स लगाया नीचे की ओर, हाथ ने डस्टर पे लगाया ऊपर की ओर, और पोजीशन हाथ की, हैंड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों फोर्स लग रहे थे, ये दोनों कैसे लग रहे थे? इक्वल। तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रही है और क्या कह रही है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमारे नेचर में जितने भी एक्शन होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और इस न्यूटन्स थर्ड लॉ का नाम क्या है? बहुत फेमस लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ बड़ी फेमस लॉ है, और ये क्या कह रही है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहती है ये बेटा? कि हर एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। अगर कहीं पर एक्शन लगा, एक चीज़ ने दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, तो वो बॉडी दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी। लाइक जैसे अभी मैंने कहा कि ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ये बुक है,
इस बुक ने टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसे हम कहते हैं mg डाउनवर्ड मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये टेबल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसे हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। बुक ने लगाया फोर्स टेबल पर mg और टेबल ने लगाया बुक के ऊपर फोर्स जिसे हमने कहा रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर बेटा दो चीज़ें थी, एक चीज़ बहुत सिंपल सी ध्यान देने वाली हुई है कि बुक ने टेबल पर क्या किया, दिस इज कॉल्ड एक्शन। बुक ने टेबल के ऊपर किया एक्शन और टेबल ने बुक के ऊपर किया रिएक्शन, ये कहलाएगा रिएक्शन फोर्स। ठीक है, यहां से एक चीज देखिए आप क्या हो रहा है कि ये दो हर जगह फोर्स कैसे आ रहे हैं, फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर, यानी दुनिया में नेचर के अंदर सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हर जगह जहां फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसका रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, वो एक पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक के साथ दूसरा फोर्स होगा ही होगा। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक फोर्स है जो कि एक बॉडी इस पर लगाया जा रहा है, ये बॉडी है ए, ये फोर्स लगा रहा है इधर, बी बॉडी ए पर फोर्स लगा रही है, तो इस फोर्स को हम क्या लेंगे, एफ ए बी। मीन्स इफ देयर इज ए फोर्स एफ ए बी एंड दिस फोर्स, इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन ए ड्यू टू बी। एक फोर्स हमने अप्लाई किया एक ए बॉडी पर, उसको हमने क्या नाम दिया, एफ ए बी। वो फोर्स ए पर अप्लाई किया, किसके द्वारा, बी पर। सिमिलरली एक फोर्स ए अप्लाई करेगा बी पर, इसको मैंने नाम दिया एफ बी ए। क्लियर हो रहा है यहां से कि मैंने एक फोर्स अप्लाई किया ए पर, एफ ए बी, जो बी ने लगाया, दूसरा फोर्स हुआ बी पर जो ए ने लगाया, एफ ए बी। दोनों की डायरेक्शन देखिए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक फोर्स लगा एफ ए बी, इसको नाम दिया गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। दूसरा फोर्स लगा बी ए, इसको मैंने कहा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हम यहाँ क्या कहेंगे, एफ ए बी ऑलवेज इक्वल्स टू एफ बी ए। माइनस साइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ए ने बी पर फोर्स लगाया, बी ने ए पर रिएक्शन लगाया, तो यहाँ पर जो माइनस है, ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन गिव्स द रिएक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स। इस माइनस का मतलब है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और जो इक्वल हो रहा है मीन्स दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, क्या, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये चीज़ें हम देखते कहाँ हैं, क्या नेचर में ये एग्जिस्ट करती है कहीं पर? अगर ये नेचर में एग्जिस्ट करती है तो इसको देखते हैं। सभी जो मैंने दिखाया आपको कि अगर कोई बॉडी टेबल पर रखी है, जैसे बुक अभी टेबल पर रखी थी, तो ये रिएक्शन था। सेकंड चीज़ लेता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबको पता है हम लोग चलते हैं, और हमारे चलने का फिनोमिना थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें तो ध्यान देना कैसा है। हमारा एक पैर इस तरह से होता है, आगे वाला, मेरे हाथों को ध्यान से देखो, और जो पीछे वाला पैर है वो हमेशा ऐसे करके उठा हुआ होता है। फिर हमारा ये पैर जो उठा हुआ है वो आगे जाएगा और ये वाला पैर पीछे वाला उठेगा। लाइक डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा साफ सा ना बने तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन एक पैर बनाता हूँ जो पीछे वाला है, मान लीजिए ये पीछे वाला पैर है मेरा, और एक पैर हमारा होता है आगे,
ये कंडीशन होती है। ये वाला पैर आगे जाएगा तो इसकी तरह हो जाएगा, फिर ये उठेगा। हमारा जो मोशन होता है वो मोशन होता किस कारण से, अब ये देखिए, हम इस पैर को तो मैं हटा देता हूँ, बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस वाले पैर की हो रही है। हम एक्शन लगा रहे हैं पंजे से पीछे की ओर, फोर्स। हम अपने पंजे से पीछे की ओर एक फोर्स लगा रहे हैं एंगुलर डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, उस पर इस तरह से पीछे की ओर पुश करते हुए। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या था, एफ फोर्स था जो फ्लोर पे लग रहा है, मैंने इसका नाम दिया एक्शन फोर्स। और इस एक्शन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा, रिएक्शन। अब मान लीजिए ये एंगल है थीटा वर्टिकल से, दिस एंगल इज थीटा, तो इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन, वन इज आर कॉस थीटा, सेकेंड इज आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा किधर है, वर्टिकली अपवर्ड। आर साइन थीटा किधर है, आगे की तरफ, सामने की तरफ, जिधर हम चल रहे हैं। एक चीज और होती है वजन, वजन यानी मास इनटू ग्रेविटी, वेट हमारा। तो जो आर कॉस थीटा कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इक्वेट किसके साथ हो गया, एम जी के साथ, यानी दोनों इक्वल हो गए। हम लोग फ्लोर पे हैं, अगर हमारा वजन ज़्यादा होता तो हम फ्लोर से नीचे की ओर हमारा डाउनवर्ड मोशन होता, लेकिन हम फ्लोर पे, इट मीन्स एम जी आर कॉस थीटा के बराबर हो गया। लेकिन हम कहाँ मूव करें, पीछे तो कोई फोर्स है ही नहीं, पीछे कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब आर साइन थीटा हमें आगे की तरफ बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आर साइन थीटा हमें आगे मूव कराता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कैसे। आप लोगों ने दिवाली के जो हम लोग क्रैकर्स चलाते हैं, वैसे नो क्रैकर्स, ग्रीन दिवाली बनानी चाहिए ऐसा कहते हैं सभी लोग, लेकिन हम नहीं कहूँगा, आप लोग मानते नहीं। फिर भी एक एग्जांपल लेता हूँ क्रैकर्स का, और थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सोच के देखिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम क्रैकर्स लेते हैं, क्रैकर्स में एक आता है रॉकेट। आप उस रॉकेट में जैसे ही कैंडल लगाते हैं, वहाँ पर एक एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, मतलब उसके अंदर से चिंगारियाँ निकलती हैं बहुत सारी। चिंगारी निकलने के थोड़ी देर बाद वो रॉकेट हवा में उड़ जाता है। अब वो चिंगारी निकलने से ऐसा क्या हुआ कि वो हवा में उड़ा, यहाँ पर यूज़ हो रही है ये वाली लॉ, जिसको मैंने नाम दिया न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। कैसे हो रही है अब ये देखते हैं, थोड़ा सा देखो। जो एग्जॉस्ट गैस रॉकेट से निकली, रॉकेट से जैसे ही गैस बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद वो एटमॉस्फेयर में एक्शन किया, उसने एटमॉस्फेयर पे फोर्स लगाया। एटमॉस्फेयर ने रॉकेट के ऊपर कौन सा लगाया, फिर रिएक्शन फोर्स। रॉकेट ने एटमॉस्फेयर पे लगाया एक्शन, एटमॉस्फेयर ने रॉकेट पे लगाया रिएक्शन, और रिएक्शन के कारण, रिएक्शन फोर्स के कारण वो रॉकेट आसमान में उड़ गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रॉकेट प्रपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैश 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 डैश, किस प्रिंसिपल पर ये बेस है। तो आंसर क्या हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो बेटा ये हमारी थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसमें काफ़ी चीज़ें हमारे पास अभी आनी बाकी है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर बेस आता है फोर्स की एक्शंस। फोर्स लगाने के बाद कैसे कैसे होता है, कनेक्टेड मोशन कैसे काम करता है, एक फोर्स लगाएंगे दूसरे पे कैसे लगेगा, उसके फोर्स के कंपोनेंट कैसे होंगे, काफ़ी चीज़ें आएंगी जो न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड होंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ते हैं डिफरेंट चीज़ें, जिसमें नाम है इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब है फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम।
अगर मैं किसी एक फोर्स को बहुत थोड़े समय के लिए अप्लाई करूं तो फोर्स का और टाइम का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब हुआ कि एक बॉडी है जिसमें फोर्स एक्ट कर रहा है एंड ए फोर्स एक्ट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। व्हेन ए फोर्स is applied for a very short या small time called impulsive force। ठीक है ना, ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स बहुत थोड़े समय के लिए लगता है तो उसे हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट नहीं है लेकिन इम्पल्स कैसे कैलकुलेट होगा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू आई दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स को टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इम्पल्स आ जाएगा। इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होगा। अगर मैं कहता हूं इम्पल्स इज ए कांस्टेंट, और अगर इम्पल्स कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, जो इम्पल्सिव फोर्स है दिस फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम, यानी दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स और टाइम। अगर फोर्स ज़्यादा है तो टाइम कम होना चाहिए और टाइम ज़्यादा है तो फोर्स कम होना चाहिए, तब इम्पल्स कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी बॉयज़ तो खेलते हैं, जब कैच आता है तो हम लोग कैसे करते हैं, कैच लेने के बाद उसे ऐसे सामने से आया, ऐसे आ रहा है तो ये बॉल आई, आने के बाद हमने पकड़ी, पकड़ के पीछे की ओर ऐसे लेते हैं या हाथ पीछे करते हैं, कीपर लेता है ऐसे करके लेता है। मैं थोड़ा खेल के बता रहा हूँ। तो ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसे, ये इससे करने से क्या हुआ, टाइम बढ़ गया। बॉल हमारे हाथ तक आई, हाथ पर आने के बाद टाइम बढ़ा, पीछे तक जब हम ले गए टाइम बढ़ा, टाइम को बढ़ा दिया, फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो जो बॉल हमारे पास आने के बाद हाथ से टकराई है, टकराने के बाद उसे उसने फोर्स लगाया, वो कम हो गया। कम हो गया तो हम इजीली कैच को पकड़ पाए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्पल्स। जैसे हम जंप करते हैं, जंप करने के लिए क्या कहा जाता है, ऐसे करके करते हैं जंप। तो जंप करने के लिए हमसे कहा जाता है कि बेटा जंप करो पंजों पर। पंजों पर जंप क्यों करवाते हैं, पंजों पर जंप करने का रीज़न है कि जो पंजों पर जंप अगर हम करेंगे तो बेटा क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। अगर एड़ी पर जंप करेंगे तो वो डायरेक्ट हमारी एड़ी फर्श से टकराएगी, फ्लोर से टकराएगी और चोट लगेगी। पंजों पर होगा तो हमारा टाइम ऐसे करके बढ़ जाएगा और टाइम बढ़ेगा तो हमें चोट नहीं लगेगी। इसलिए जंप करना चाहिए पंजों पर। कैच पकड़ें तो ऐसे करके पीछे की ओर खींच लें। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें मतलब हम टाइम को इंक्रीज करते हैं जिससे कि रिएक्शन फोर्स या फोर्स जो लग रही है वो थोड़ा कम लगे। अब इम्पल्स को मैंने कहा फोर्स इनटू टाइम। We know that by second law, सेकेंड लॉ क्या कहती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, या मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि dp इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू dt। अब हमने क्या कहा, फोर्स इंटू टाइम इज इम्पल्स, तो dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया कि चेंज इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है उसके हिसाब से भी मैं बताता हूं यहां पर कि इम्पल्स का मतलब हुआ आई, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, और दैट इज इक्वल्स
टू चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास आता है, देखिए क्या, कि फोर्स लगाया मैंने किसी बॉडी पर, फोर्स लगा, t टाइम तक लगा, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी u से कितनी हो गई, v हो गई। हमने एक बॉडी पर फोर्स लगाया, थोड़ी देर के लिए लगाया, t टाइम के लिए लगाया, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी u से v हो गई। और जब उसकी वेलोसिटी u से v हो गई तो इम्पल्स कितना हुआ, हमने अभी पढ़ा है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। और क्या हो जाएगा, दैट इज I इज इक्वल्स टू F इंटू T इज इक्वल्स टू M V माइनस M U, या I इज इक्वल्स टू F इंटू T इक्वल्स टू M V माइनस U। सो दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। अब बात आती है इम्पल्स की यूनिट क्या है, इम्पल्स की डायमेंशन क्या है। तो देखिए इम्पल्स की यूनिट क्या होगी, जो मोमेंटम की होगी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है या फोर्स इनटू टाइम, तो न्यूटन सेकेंड, ये भी इम्पल्स की यूनिट है, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये भी इम्पल्स की यूनिट है। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इज फोर्स इज mlt माइनस 2 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू mlt माइनस 1। वैसे मोमेंटम की भी होती है mlt माइनस 1। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पल्स एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। आज मैं यहीं तक करता हूँ, उसके बाद कल हम जो डिस्कस करेंगे डेट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कनेक्टेड मोशन। कल का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।